हेलो थ्री एन फैमिली। तो कैसे हैं आप सब? आई होप कि आप सब बढ़िया होंगे। आप सभी के काफ़ी सारे क्वेश्चंस थे कि मैं कौन सी नोवेल एक्सप्लेन कर रहा हूँ। तो इस नोवेल का नाम है बैटल थ्रू द हेवन रिबर्थ ऑफ एम्परर यान, जहाँ पे जियो यान इस नए वर्ल्ड में फिर से यान एम्परर को इस्टेब्लिश करेगा, अपने जियो जुआन को बचाएगा। साथ ही साथ हुन क्लेन भी है इसमें, और भी काफ़ी सारे क्लेन्स हैं, और पूरी तरीके से इंटरेस्टिंग नोवेल है। हालांकि 25 चैप्टर्स तक आपको सिर्फ इंट्रोडक्शन मिलेगा, उसके बाद से 50 चैप्टर तक आपको चीज़ें समझ में आएंगी और कैरेक्टर इंट्रोड्यूस हो जाएंगे आपके साथ, और उसके बाद से ड्रामा और थ्रिल स्टार्ट होगा। तो आगे की स्टोरी लाइन काफ़ी ज़्यादा अच्छी होने वाली है। जिन्होंने नोवेल पढ़ी हुई है वो अपना अपना पॉइंट ऑफ व्यू दे सकते हैं कमेंट सेक्शन में। मुझे जिसका भी पॉइंट ऑफ व्यू अच्छा लगेगा मैं उसके कमेंट को पिन जरूर करूँगा। और हाँ, जिन्होंने नोवेल पढ़ ली है वो बाकी लोगों के क्वेश्चंस के आंसर भी देते चलना, क्योंकि मैंने अभी अभी पूरी नोवेल को कंप्लीट नहीं किया है, मैं साथ साथ पढ़ता जा रहा हूँ। तो आप सभी लोगों की रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ है कि अगर किसी के भी क्वेश्चंस हैं तो जिसने नोवेल पढ़ रखी है, जो पढ़ रहा है, वो उनके क्वेश्चंस के आंसर देता जाए, ताकि हमारी थ्री एन फैमिली में हर किसी के डाउट क्लियर रहे। हाँ, लेकिन कोई स्पॉइलर मत दे देना। तो चलो हम नोवेल को स्टार्ट करते हैं। पिछली नोवेल में हमने देखा था पिछले वीडियो में कि युआन किंग ने 9 ट्रांसफॉर्मिंग बॉडी फार्मूला का यूज किया था, जिसमें उसके बॉडी के सीक्वल्स बन गए थे, या कि एल्यूजनरी बॉडी बन गई थी। और ये एक तियान क्लास हाई लेवल की डू स्किल थी। इस स्किल को जब कोई परफेक्टली मास्टर कर लेता था तो इसका एक प्रॉफिट होता था कि वो अपनी एल्यूजनरी बॉडी क्रिएट कर सकता था, जो कि उसके बॉडी के बराबर ही पावरफुल होती थी। साथ ही साथ वो किसी भी डू स्किल का यूज कर सकती थी जो कि उसकी मेन बॉडी को पता था। स्टार्टिंग में इसमें आप 9 इमेजिनरी बॉडीज को क्रिएट करते हैं, लेकिन जब आप धीरे धीरे इसको मास्टर कर लेते हैं तो आपकी 3 इमेजिनरी बॉडीज हो जाती हैं, जो कि काफ़ी ज़्यादा पावरफुल होती हैं इक्वली आपके बॉडी के। और ये तब तक डिस्ट्रॉय नहीं होती जब तक कि आपकी फिजिकल बॉडी या कि मेन बॉडी डिस्ट्रॉय नहीं हो जाती। आप इसे बिल्कुल जियोयान की डी क्लास हाई लेवल डू स्किल 3000 लाइटिंग मूवमेंट एल्यूजनरी बॉडी के तरह ही मान सकते हैं, जिसे जियोयान ने हमारी उस नोवेल में प्राप्त किया था। जैसे ही जियोयान ने उसकी डू स्किल को देखा तो तुरंत ही सोच में पड़ जाता है कि ये तो उसके 3000 लाइटिंग मूवमेंट एल्यूजनरी बॉडी की तरह है। और अगर जियोयान को ये 9 ट्रांसफॉर्मेशन बॉडी फार्मूला मिल जाता है तो वो इसे अपने 3000 लाइटिंग एल्यूजनरी बॉडी के साथ मर्ज करके अपनी डू स्किल को काफ़ी ज़्यादा बेटर कर सकता है। और उस टाइम पे ये पॉसिबल होगा कि जियोयान इस डूडी के वर्ल्ड में चीटी जैसा तो नहीं रहेगा, क्योंकि वो अपनी रक्षा करने के लिए कुछ अच्छी हाई लेवल की डू स्किल्स का यूज कर सकता है। इसीलिए अब तक वो काफ़ी ज़्यादा गौर से युआन किंग को देख रहा था। जियोयान ने देखा था कि 9 ट्रांसफॉर्मिंग बॉडी फार्मूला काफ़ी ज़्यादा कठिन है। इसके लिए पहले एक क्रिस्टल स्टोन का यूज करना पड़ता है, जो कि आपकी फिजिकल बॉडी के बराबर ही पावरफुल हो और हाई रैंक का हो। इसके बाद आपको इसमें अपने स्पिरिचुअल प्रिंट का यूज करके एक एल्यूजनरी बॉडी को क्रिएट करना पड़ता है। साथ ही साथ इसमें नेचुरल एनर्जी को ऑब्जॉर्व करना पड़ता है, जो कि इसे काफ़ी ज़्यादा पावरफुल बनाती है, और इसलिए इसे काफ़ी हाई लेवल पर कंट्रोल करने की भी ज़रूरत होती है। और जब ये क्रिस्टल स्टोन और एल्यूजनरी बॉडी एक साथ मर्ज हो जाते हैं तभी इस फॉर्मेशन को सक्सेसफुल माना जा सकता है। इसी के अलावा जब बार बार आप इसे एक साथ फ्यूज़ करेंगे तो ये अपग्रेड भी होने लगता है। इसीलिए कुल मिला के हम ये कह सकते हैं कि 9 ट्रांसफॉर्मेशन बॉडी फार्मूला सच में काफ़ी ज़्यादा अच्छी डू स्किल मानी जा सकती है। हालांकि इस डू स्किल को परफॉर्म करना काफ़ी ज़्यादा कठिन है, लेकिन जब कोई एक बार इस पे मास्टरी कर लेता है तो उसकी ताकत इतनी ज़्यादा हो जाएगी कि वो किसी को भी सरप्राइज कर सकता है। जैसे कि अभी अभी गुयान किंग ने अपने सेम ही लेवल के ओल्ड फ्लेम डेमन घोस्ट को काफ़ी बुरी तरीके से डरा रखा था। ओल्ड फ्लेम डेमन घोस्ट उस नेचुरल ट्रेजर को लेने के लिए इस बार अकेला आया था, क्योंकि उसे डर था कि अगर वो काफ़ी बड़ा ग्रुप लेकर आएगा तो युआन किंग उसे आसानी से खोज लेगा। इसीलिए वो किसी भी एल्डर को अपने साथ लेकर नहीं आया था। हालांकि मौजूदा हालत को देखते हुए ऐसा लग रहा था कि अब वो जिंदा लौटकर वापस नहीं जा पाएगा। हालांकि वो बूढ़ा आदमी काफ़ी ज़्यादा उदास हो गया था कि लेकिन तभी वो आसपास कुछ फील करता है, और इसके बाद उसकी नज़र माउंटेन रेंज की तरफ जाती है, और फिर वो काफ़ी ज़्यादा क्रूएलिटी से युआन किंग की तरफ देखते हुए कहता है, युआन किंग, तुम अपनी पूरी ताकत का यूज़ करके मुझे मार तो सकते हो, लेकिन क्या तुम जानना नहीं चाहते कि अंदर क्या है? जिस पे युआन किंग कहता है, तुम्हें चिंता करने की कोई ज़रूरत नहीं है, एक बार जब मैं तुम्हें यहाँ मार दूंगा तो उस माउंटेन रेंज के अंदर का जो ट्रेजर है आखिरकार वो मेरा ही होगा। उस टाइम पे मुझे पता चल जाएगा कि आखिरकार वहाँ पे क्या है।
अभी तो मैं आपसे बस इतना ही कहूँगा कि आप अपनी पावर को बचाइए और मेरे साथ फाइट करिए। और इसके बाद वो उनका मजाक उड़ाते हैं। तभी ओल्ड फ्लेम घोस्ट कहता है कि क्या तुम्हें सच में लगता है कि तुम मुझे मारकर इस माउंटेन रेंज के नेचुरल ट्रेजर को लेके जा सकते हो? क्या मजाक है। हालांकि वो कुछ कहने वाला था, लेकिन उसने खुद को तुरंत ही रोक दिया, जिसके कारण युआन किंग उससे पूछता है कि आखिरकार तुम्हारा मतलब क्या है। जिस पे ओल्ड फ्लेम घोस्ट कहता है, अगर मैं वो चीज़ लेने इस माउंटेन रेंज में आया होता तो क्या तुम्हें लगता है कि तुम मेरी ताकत को देखते हुए मुझे खोज पाते? अगर मैं तुमसे बचना चाहता तो मेरे घोस्ट टेम्पल सेक्ट के हाइड होने की टेक्निक को देखते हुए क्या तुम्हें थोड़ा भी मौका मिल सकता था? युआन किंग ये सुनकर काफ़ी ज़्यादा शौक होता है और वो अपना सिर नीचे कर लेता है और ओल्ड फ्लेम घोस्ट की बातों को सोचने लगता है। उसे पता था कि इसने सही कहा है, क्योंकि घोस्ट टेम्पल सेक्ट हाइड होने की टेक्निक में काफ़ी ज़्यादा एक्सपर्ट है और उसे युआन किंग भी नहीं खोज सकता। इसीलिए उसे ये समझ में नहीं आ रहा था कि आखिरकार इसने ऐसा किया क्यों है। क्या इसने मुझे जानबूझकर खोजने दिया ताकि यह मुझे भटका सके? और ये सोचकर वो तुरंत ही पसीने में डूब जाता है और अपनी स्पिरिचुअल पावर को सभी तरफ फैला देता है। लेकिन थोड़ी सी ही जांच पड़ताल के बाद वो तुरंत ही अपनी स्पिरिचुअल पावर को अपनी बॉडी के अंदर वापस ले लेता है और अपने आप को तुरंत ही कंट्रोल करता है। यहाँ पे जियो यान, जो कि क्लाउड्स पे छपा हुआ था, अपना सिर हिलाते हुए युआन किंग की तरफ देखता है और कहता है, लोग कहते हैं कि इंसान जितना बड़ा होता है वो उतना ही ज़्यादा समझदार होता जाता है, लेकिन ये युआन किंग इतना ज़्यादा बेवकूफ़ क्यों लगता है? क्या ये इतनी आसानी से इस चाल में फंस गया? सचमुच में इसका जीवन बर्बाद है। यहाँ पे युआन किंग भी तुरंत अपना सिर उठाकर ओल्ड फ्लेम घोस्ट की तरफ देखते हुए कहता है कि मुझे बताओ तुम क्या चाहते हो, क्योंकि तुमने मुझे यहाँ पे लेकर आए हो तो मुझे लगता है तुम मेरे साथ चैट करने के लिए अपना टाइम तो बर्बाद नहीं करोगे, है ना? यहाँ ओल्ड फ्लेम घोस्ट स्माइल करता है और ब्लैक कलर का फॉग चारों तरफ उसके शरीर के फैल जाता है। हालांकि युआन किंग इस पे ध्यान नहीं देता, लेकिन जियो यान तुरंत ही काफ़ी ज़्यादा सैड होते हुए कहता है, हुन क्लैन के मेंबर कभी भी नहीं सुधरेंगे, चाहे वे कहीं भी क्यों ना हो। जियो यान को पता था कि हुन क्लैन के मेंबर अगर सामने वाले से पावरफुल हैं तो वे उसे तुरंत ही मार देते हैं, लेकिन अगर वो सामने वाले से वीक होते हैं तो वो हर एक चाल का यूज करते हैं वहाँ से बच के निकलने के लिए, और फिर मौका मिलने पर उसे मार देंगे। ओल्ड फ्लेम घोस्ट उसे कहता है, युआन किंग, इस माउंटेन रेंज के अंदर नेचुरल एनर्जी का ट्रेजर तो है। हालांकि उसे काफ़ी ज़्यादा पावरफुल बैरियर से कवर करके रखा गया है, क्योंकि उसे पहले ही किसी के द्वारा खोज लिया गया था और वो व्यक्ति भी एक्सट्रीमली पावरफुल है। हालांकि जब उसने इसे खोजा था तब ये इतनी ज़्यादा मैच्योर और पावरफुल नहीं थी, इसीलिए न उसने इसे बैरियर से कवर कर दिया था और फ्यूचर में छोड़ दिया था कि जब एक बार ये उसके काम के लायक हो जाएगी तो वो यहाँ आकर इसे ले जाएगा। मुझे लगता है तुम समझ गए होगे कि मैं क्या कहना चाहता हूँ। फ्लेम घोस्ट जिस तरीके से युआन किंग के साथ बात कर रहा था वो काफ़ी ज़्यादा सॉफ्ट था, जो सुनकर युआन किंग भी काफ़ी ज़्यादा शौक होते हुए कहता है कि तुम चाहते हो कि मैं तुम्हारे साथ हाथ मिलाऊं और इस माउंटेन रेंज के अंदर के उस एनर्जी बैरियर को तोड़ने में हेल्प करूं। तभी फ्लेम घोस्ट कहता है कि मैंने एशियन टाइम पे इस पर्वत को एक्सकेन किया था, जिसके बाद मुझे पता चला था कि इसके अंदर का जो ट्रेजर है वो काफ़ी ज़्यादा पावरफुल है और वो ट्रेजर होना चाहिए। इतना कहने के बाद वो अचानक रुक जाता है और क्रुएल्टी से स्माइल करता है, जो कि उसके नकाब के पीछे होती है, और फिर बताता है, आई सी फायर वर्मिलियन फ्रूट। इस नाम को सुनने के बाद अचानक से चारों तरफ सन्नाटा छा जाता है। युआन किंग की आंखों में लालच साफ साफ देखी जा सकती थी और उसका शरीर पूरी तरीके से कांपने लगा था। उसे पता था कि आईसी फायर वर्मिलियन फ्रूट एक नेचुरल एलेक्जर की तरह है, जो कि काफ़ी ज़्यादा हार्ड सिचुएशन में कल्टीवेट होता है या कि बनता है, और कोई भी जगह जहाँ पर आईसी फायर वर्मिलियन फ्रूट उगता है वहाँ पे दुनिया की फायर इन्फिनिटी और आइस इन्फिनिटी एनर्जी रहती है। आई थिंक कि इस फ्रूट को खाने के बाद फायर और आइस दोनों को कंट्रोल किया जा सकता है, शायद राइटर यही कहना चाहता है। हालांकि आईसी फायर वर्मिलियन फ्रूट को ग्रो होने के लिए और अपने पीक लेवल तक पहुंचने के लिए आइस इन्फिनिटी और फायर इन्फिनिटी एनर्जी को अब्जॉर्व करना होता है, जिसके बाद वो 100 सालों तक ग्रो होता है। एक बार जब वो 100 साल का हो जाए तो उसे तुरंत ही तोड़ना पड़ता है। अगर आप इसमें लेट हो जाते हैं तो फिर आपको इंतज़ार करना पड़ता है उसके अगले ग्रोइंग स्टेप का, जो कि 1000 साल तक होता है। हालांकि ये फ्रूट दिखता भी काफ़ी ज़्यादा आइकॉनिक लेवल का है, जिसका कलर लाल और ब्लू कलर की लाइनों से घिरा हुआ होता है।
हालांकि आइस और फ्लेम को एक साथ मिक्स नहीं किया जा सकता, लेकिन ये हेवन की ब्लेसिंग्स ही थी कि इस फ्रूट में ये दोनों ही मिली हुई थी और फिर भी ये दोनों एक दूसरे के साथ काफ़ी अच्छा कोऑर्डिनेशन कर रही थी। अगर कोई भी कल्टीवेटर इस फ्रूट को ऑब्जर्व कर लेता है तो वो आइस और फ्लेम के बीच कोऑर्डिनेट कर पाएगा। साथ ही साथ वो अपनी पावर को भी कई गुना ज़्यादा बढ़ा लेगा और कल्टीवेटर अपनी एनर्जी को बढ़ाने के लिए इससे पावर को उधार भी ले सकता है। जहाँ भी ये फ्रूट उगता है वहाँ के 1000 किलोमीटर के दायरे में कोई भी मैजिकल विश आने की हिम्मत नहीं करता, क्योंकि यहाँ पे काफ़ी ज़्यादा प्रेशर ये फ्रूट क्रिएट कर देता है। और बस यही रीज़न था कि गुयान किंग और डायमंड फ्लेम घोस्ट को इस जगह के बारे में पता चला था और साथ ही साथ उन्हें ये फ्रूट चाहिए भी था। युआन किंग कहते हैं कि मुझे ये बताओ कि हम इसे डाइवर्ट कैसे करेंगे, आखिरकार इसका बंटवारा कैसे होगा, क्योंकि युआन किंग अपने इसी लेवल पे काफ़ी लॉन्ग टाइम से अटका हुआ था और उसे इसके लिए ब्रेक थ्रू करना था, जिसके लिए उसे इस फ्रूट की ज़रूरत थी। इसीलिए वो अब ज़्यादा टाइम वेस्ट नहीं करना चाहता था। तभी ओल्ड फ्लेम घोस्ट कहता है ये तो बहुत आसान है, क्योंकि हम दोनों ने मिलकर ही इस बैरियर को तोड़ेंगे, इसीलिए अंदर की जो चीज़ है उसे हम आधा आधा बांट लेंगे। क्या आपको इस पर कोई आपत्ति है? हालांकि युआन किंग ये सुनकर झिझकता तो है, लेकिन वो तुरंत ही स्माइल करते हुए उस चीज़ के लिए एग्री हो जाता है। इसके बाद वो उस माउंटेन रेंज की तरफ बढ़ते हैं और उस एनर्जी बैरियर को तोड़ने के लिए रेडी हो जाते हैं। युआन किंग और ओल्ड फ्लेम घोस्ट पूरे पहाड़ को देखते हैं और इसके बाद वो एक चट्टान की तरफ बढ़ते हैं, जिसमें एक जगह थी जहाँ पे ऐसा लग रहा था कि किसी ने फोर्सफुली यहाँ पे बैठने के लिए जगह बनाई हो। ओल्ड फ्लेम घोस्ट और युआन किंग दोनों ही थोड़ी थोड़ी दूर पर खड़े हो जाते हैं। यहाँ पे युआन किंग को उसकी 3 इमेजिनरी बॉडीज कवर करके रखे हुए थी। उन दोनों ने फील कर लिया था कि इस जगह पर यह सीलिंग मेथड सबसे ज़्यादा कमज़ोर है, और शायद इसलिए था क्योंकि वो एक्सट्रीमली पावरफुल ह्यूमन यहाँ पे अक्सर जांच करने के लिए और अपने आप को रेस्ट देने के लिए आता था। इसीलिए उन्होंने इस जगह को सीलिंग मेथड को तोड़ने के लिए चूज़ किया था। वो एक दूसरे को देखते हैं और उसी चट्टान की तरफ बढ़ने लगते हैं। युआन किंग अपनी तीनों इमेजिनरी बॉडीज के साथ उस फॉर्मेशन पर अटैक कर देता है, जिसके कारण पूरा पहाड़ कांपने लगता है। हालांकि ये देखकर युआन किंग स्माइल करता है कि ये मेथड इतना ज़्यादा पावरफुल नहीं और वो इसे अकेले तोड़ सकता था, लेकिन तभी वो अगले ही मूवमेंट पे काफ़ी ज़्यादा सीरियस हो गया था जब उसने देखा कि उसने जब इस सीलिंग मेथड पे अटैक किया है तो पूरे पहाड़ पे ही इसका इफेक्ट पड़ रहा है। और इसके बाद युआन किंग की वो इमेजिनरी बॉडी जो कि उस सीलिंग मेथड से टकराई हुई थी काफ़ी ज़्यादा तेज स्पीड से पीछे की तरफ शूट हो जाती है। तभी ओल्ड फ्लेम घोस्ट स्माइल करते हुए कहता है कि तुम मरना चाह रहे हो क्या? जिसमें युआन किंग कहता है कि अगर तुम इस मेथड के बारे में जानते थे तो तुमने मुझे बताया क्यों नहीं? तुम्हें पता होना चाहिए कि एक बार मेरी इमेजिनरी बॉडी की एनर्जी ख़त्म हो जाएगी तो मैं इसे तोड़ नहीं पाऊंगा, और उसके बाद हम इतने पावरफुल और मिस्टीरियस ट्रेजर को भूल जाएंगे और साथ ही साथ हम उस एक्सट्रीमली पावरफुल ह्यूमन के भी दुश्मन हो जाएंगे। इसीलिए मैं आपसे यही कहूँगा कि कोई भी चाल ना चलें, वरना मैं यहाँ से तुरंत के तुरंत ही चला जाऊँगा। उसकी बात को सुनकर ओल्ड फ्लेम घोस्ट स्माइल करते हुए कहता है, ओल्ड यान किंग आप गलत हैं, मैं तो बस आपको चेतावनी देना चाहता था, मैंने नहीं सोचा था कि आप इतनी जल्दी अटैक कर देंगे। इसके बाद युआन किंग कहता है कि अगर तुम कुछ और जानते हो तो मुझे जल्द से जल्द बताओ, क्योंकि अगर तुम मुझे नहीं बताओगे तो हम उस ट्रेजर को कैसे निकाल पाएंगे। इसीलिए मुझे उम्मीद है कि तुम मुझसे कुछ भी नहीं सिखाओगे, है ना? तभी ओल्ड फ्लेम घोस्ट उसे बाकी चीज़ें बताता है और उस सीलिंग मेथड को तोड़ने की कोशिश स्टार्ट कर देते हैं। यहाँ पे जोयान भी ऊपर से उन दोनों को झगड़ते हुए देख रहा था और यही सोच रहा था कि आखिरकार उसे इस माउंटेन रेंज के अंदर इंटर होने का चांस कैसे मिल सकता है, जहाँ से उसे कुछ फैमिलियर फीलिंग्स आ रही थी। लेकिन अब जबकि दोनों लोग एक बात पर ही एग्री हो गए थे तो जियान देख सकता था कि उनका पूरा ध्यान उस चट्टान की दीवार पर था। ये देख कर कि इनका सारा ध्यान वहाँ पर है, जियान अपनी सोल को छोटे छोटे एरोस में चेंज करके पूरे पहाड़ को स्कैन करने लगता है। साथ ही साथ जियान ने वहाँ पे एक काफ़ी ज़्यादा पतली एनर्जी बैरियर वॉल को भी स्कैन कर लिया था और इस इनविजिबल वॉल ने पूरे पहाड़ को ही कवर करके रखा हुआ था। जियान की स्पिरिचुअल पावर जैसे ही उस एनर्जी बॉल से टच होती है तो जियान को फील होता है कि ये काफ़ी ज़्यादा गर्म और ठंडी भी है। साथ ही साथ इसमें काफ़ी ज़्यादा बीस्ट और वाइल्ड एनर्जी है, और इस तरह की एनर्जी ऐसी एनर्जी थी जिससे जियान सबसे ज़्यादा फैमिलियर था, जो कि जियान से रिलेटेड थी, और वो होती है एक हेवनली फ्लेम। मतलब एक न्यू हेवनली फ्लेम मिलने वाली है ऐसे लगता है। यहाँ पे जियान कहता है कि ये एक हेवनली फ्लेम कैसे हो सकती है जो कि इतनी ज़्यादा पावरफुल है, साथ ही साथ इतनी ज़्यादा वाइल्ड भी है। क्या ऐसा हो सकता है कि यह हेवनली फ्लेम 1000 ईयर से यहाँ पे हो?
जियान ने उस एनर्जी को फील किया था जो कि उससे काफ़ी ज़्यादा फेमिलियर थी और इसी के कारण जियान काफ़ी ज़्यादा शॉक में भी चला गया था। अब तक उसे समझ में आ गया था कि क्यों उसे और लिटिल ई को ये इतनी ज़्यादा जानी पहचानी लग रही थी। जियान ने फील कर लिया था कि इस हेवनली फ्लेम के पास खुद का अपना एक ब्रेन भी है, लेकिन उसे ये समझ में नहीं आ रहा था कि इसने खुद को यहाँ सील क्यों कर दिया है। हालांकि जियान को ये समझ में नहीं आ रहा था कि इस हेवनली फ्लेम ने खुद को क्यों सील किया है, क्योंकि कोई भी हेवनली फ्लेम खुद को कभी भी सील नहीं करेगी। अगर वो गुस्सा होगी भी तो खुद पे ब्लास्ट कर सकती थी। लेकिन तभी जियान को समझ में आता है कि कहीं ऐसा तो नहीं है कि यह हेवनली फ्लेम पहले ही एक हेवनली सोल को क्रिएट कर चुकी हो, जिसने किसी अननोन रीजन से अपने आप को यहाँ पर सील कर लिया है। आप सभी को याद होना चाहिए कि अपना लिटिल ई भी हेवनली सोल है, और अगर ये हेवनली फ्लेम हेवनली सोल हुई तो जियान को एक और हेवनली सोल मिल जाएगी। जियान समझ गया था कि इन दोनों लोगों के द्वारा खोजी गई हेवनली फ्लेम कोई इजी हेवनली फ्लेम नहीं है, बल्कि इस हेवनली फ्लेम के साथ कुछ म्यूटेशन हो चुके हैं। क्योंकि अब जियान ने यह पता कर लिया था कि अंदर क्या है, इसीलिए बस जियान उन दोनों को ही देख रहा था और स्माइल कर रहा था। बाकी हमारे जियान चोरी करने में तो एक नंबर का है। जियान उस स्पिरिचुअल बैरियर को अपनी सोल के एक क्लस्टर के साथ मर्ज कर देता है, जिसके बाद वो आंख बंद करने के बाद उन दोनों लोगों की न्यूज का इंतजार कर रहा था कि आखिरकार वो क्या करते हैं। अब नोवेल धीरे धीरे इंटरेस्टिंग हो रही है। हालांकि तभी एक ब्लास्ट की आवाज़ आती है, जिसके बाद जियान के चेहरे पे अचानक से स्माइल आ जाती है और वो अपनी आंखों को खोलकर नीचे देखता है और कहता है आखिरकार उन्होंने इस बैरियर को तोड़ दिया। आखिरकार जिस टाइम का जियान इतनी देर से इंतजार कर रहा था वो टाइम आ ही गया था। हालांकि जैसे ही उन्होंने उस बैरियर को तोड़ा तो अचानक से वहाँ से एक अटैक निकलता है जो कि उन दोनों के बीच में ही ब्लास्ट होता है और वो दोनों काफ़ी दूर जाकर गिरते हैं और इंजर्ड भी हो जाते हैं। साथ ही साथ पूरे फॉरेस्ट में एनर्जी का स्टॉर्म आ गया था जो कि काफ़ी ज़्यादा खतरनाक था, और देखते ही देखते पूरा पहाड़ डिस्ट्रॉय हो जाता है जो कि काफ़ी ज़्यादा खतरनाक और आइकॉनिक लेवल का लग रहा था। हालांकि युआन किंग उस ब्लास्ट के कारण उस एनर्जी बैरियर की चपेट में आ गया था, जिसके कारण उसके टूटने के साथ उसे काफ़ी ज़्यादा चोटें लगी थी। घायल तो ओल्ड फ्लेम घोस्ट भी था, लेकिन युआन किंग की अकॉर्डिंग वो काफ़ी ज़्यादा अच्छी हालत में था। युआन किंग खांसते हुए कहता है ओल्ड फ्लेम डेमन घोस्ट तुम नीचे हो, और इसके बाद वो अपने सामने देखता है कि ओल्ड फ्लेम घोस्ट धीरे धीरे उसकी तरफ चलता आ रहा है। युआन किंग के पूरे कपड़े फटे हुए थे, साथ ही साथ उसकी बॉडी में एक बहुत बड़ा घाव भी था जिससे उसकी हड्डियां साफ साफ देखी जा सकती थी और उससे खून के निशान साफ साफ टपक रहे थे। युआन किंग इस टाइम पे काफ़ी ज़्यादा क्रूर और एक शैतान की तरह दिखाई दे रहा था। तभी ओल्ड डेमन घोस्ट कहता है युआन किंग मेरे डेमन क्लाउड हैविंग स्वेलिंग पाइन से मारे जाने के बाद तुम्हें कैसा लग रहा है। मतलब ये अटैक ओल्ड डेमन घोस्ट ने किया था। ओल्ड फ्लेम घोस्ट काफ़ी ज़्यादा एक्साइटेड और जीता हुआ दिखाई दे रहा था, साथ ही साथ वो खुद पे काफ़ी ज़्यादा प्राउड कर रहा था। लेकिन यहाँ पे युआन किंग खुद के दिल में डर रहा था और उसने हिलने डुलने की भी हिम्मत नहीं की। यहाँ पे जियान भी शांत होकर सब कुछ देख रहा था और उसकी डुइकुई भी उसकी बॉडी में धीरे धीरे घूम रही थी। जियान ओल्ड फ्लेम घोस्ट को काफ़ी ज़्यादा ध्यान से देख रहा था और वो देख सकता था कि ओल्ड फ्लेम घोस्ट के इरादे कोई अच्छे इरादे तो बिल्कुल भी नहीं है। ओल्ड फ्लेम घोस्ट अब युआन किंग से 30 फीट दूरी पर ही था कि युआन किंग को काफ़ी ज़्यादा दबाव फील होने लगा था, और इसके बाद वो युआन किंग की तरफ आते हुए कहता है पुराने साथी युआन किंग, हो सकता है कि तुम सोच रहे होगे कि इस फॉर्मेशन के तोड़े जाने के बाद तुम मुझे कैसे मारोगे, लेकिन दुर्भाग्य से ओल्ड मैं तुमसे थोड़ा आगे था। और इसके बाद वो अपना हाथ बढ़ाता है जिसमें 3 फुट लंबी ब्लैक कलर की स्लॉट दिखाई देती है। वो युआन किंग को देखकर तलवार दोनों हाथों से पकड़ता है और काफ़ी ज़्यादा खतरनाक तरीके से तलवार को नीचे चलाता है कि तभी एक आवाज़ आती है कि बढ़िया मौका, मिस्टीरियस फायर फिंगर मार डालो। और ये जियोयान होता है जिसने कि मौके का फ़ायदा उठाया होता है। वो तुरंत ही नीचे उतरता है और मिस्टीरियस फायर फिंगर का अटैक कर देता है। यहाँ पे ओल्ड फ्लेम घोस्ट जिसकी तलवार युआन किंग से बस 1 ही फुट दूर थी कि तभी अपने हाथ को घुमाकर अपने सिर को बचाता है। हालांकि इससे कोई फायदा नहीं हुआ और उसकी तलवार थोड़ी देर में ही टूट गई, और इसके बाद जियोयान की फिंगर उसके सिर की तरफ बढ़ गई थी। ओल्ड फ्लेम घोस्ट काफ़ी ज़्यादा सीरियस था क्योंकि उसने ये फील कर लिया था ये अटैक कितना ज़्यादा खतरनाक है। उसे पता था ये अटैक अगर उससे टकराया तो वो मर जाएगा, क्योंकि वो पहले से ही काफ़ी ज़्यादा हैवी इंजर्ड था। ओल्ड फ्लेम घोस्ट ने काफ़ी लॉन्ग टाइम तक कल्टीवेशन किया था, इसीलिए वो इतनी जल्दी तो मर नहीं सकता था। हालांकि वो इस अटैक से डॉच भी नहीं कर सकता था, इसीलिए उसने बस यही सोचा कि इस अटैक को अपने वीक पॉइंट की बजाय कहीं ऐसी जगह पर अटैक ले ले जहाँ से उसके बचने के चांसेस हों। राइटर ने भी क्या क्या लिख रखा है।
इंपॉर्टेंट प्लेसेस पे चोट ना लगे, वो कौन कौन से इंपॉर्टेंट प्लेसेस है जो राइटर लिखना चाहता था। उसने उस अटैक को अपनी तरफ आता देखा तो अपने आप को तुरंत ही डॉज करते हुए अपने सिर को बचाता है। हालांकि तभी अचानक एक और अटैक आता है जो कि होता है येलो स्प्रिंग डिवाइन एंगर। हालांकि वो कुछ कर पाता कि उससे पहले ही ये अटैक आ गया था, जिसके कारण उसकी बॉडी वहीं पर फ्रीज हो जाती है। इन कुछ ही एक्सचेंज के अंदर जीत और हार पहले ही तय हो चुकी थी, इसीलिए थोड़ी देर बाद जैसे ये अटैक उससे टकराते हैं तो बस चीखने और चिल्लाने की आवाज़ आती है, जिसके बाद वो ज़मीन में घिसटता हुआ जाता है और कई मीटर लंबे घिसटने के निशान बन जाते हैं। और इसके बाद वो कुछ पेड़ों को तोड़ते हुए अचानक से एक चट्टान से जाकर टकराता है, जो कि वो भी टूट जाती है। जियोयान उस जगह पर जाकर खड़ा हो जाता है जहाँ पे युआन किंग था और वो उसे देखकर काफ़ी ज़्यादा खुश होता है। साथ ही साथ वो जियोयान का एहसान मान रहा था। हालांकि जियोयान के मिस्टीरियस फ्लेम फिंगर ने उसे मारा तो था, लेकिन उसे इससे जो चोटें लगी थी वो बाहरी रूप से ही थी और उसकी फिजिकल स्ट्रेंथ काफ़ी ज़्यादा मजबूत थी। अगर वो कुछ टाइम तक रेस्ट करता है तो वो पहले ही ठीक हो जाएगा। तभी हमें अचानक से चट्टान के टूटने की आवाज़ आती है और चारों तरफ ब्लैक कलर की फॉग फैल जाती है। साथ ही साथ उसके दाहिने कंधे पर एक चोट भी लगी हुई थी, जो कि ऐसी लग रही थी जैसे किसी ने उसे जला दिया हो। उस चोट को देखकर ओल्ड डेमन घोस्ट भी काफ़ी ज़्यादा चौंक जाता है। हालांकि वो इस चीज़ से रिलैक्स था कि ये चोट काफ़ी ज़्यादा नहीं है और वो इसे हील अप हो जाएगा। और इसके बाद वो काफ़ी ज़्यादा चौंकते हुए जियान की तरफ देख रहा है, जो कि उसे काफ़ी ज़्यादा मजाक की नज़रों से देख रहा था। और जियान के चेहरे पर ठंडी स्माइल भी थी, जो देखकर वो समझ जाता है कि कुछ तो गड़बड़ है दया, कुछ तो गड़बड़ है। और तभी अचानक उसकी बॉडी में एक बार फिर से ब्लास्ट होता है, जिसके कारण वो फिर से तेजी से पीछे घिसटता हुआ जाता है और दो चार चट्टानों को तोड़ते हुए नीचे गिर जाता है। इस बार तो वो हिलने डुलने में भी कैपेबल नहीं था। ये क्या हुआ? हालांकि मुझे नोबल यहीं पे एंड करनी थी, लेकिन ये देख के चलते हैं। इस समय युआन किंग, जिसने भी अपनी हालत को थोड़ा सुधार लिया था, जियोयान की तरफ काफ़ी ज़्यादा रिस्पेक्टेड तरीके से देखते हुए उसे ग्रीट करता है और कहता है, मेरी जान बचाने के लिए एल्डर आपका बहुत बहुत धन्यवाद, मैं आपका एहसान कभी नहीं भूलूंगा। युआन किंग को पता था कि जुआन पहले से ही यहाँ पे छिपा था, लेकिन जुआन ने उसे बचाया था, इसीलिए वो उससे कुछ भी नहीं बोलता है। वो सिर्फ जुआन से पूछता है कि क्या मैं तुम्हारा नाम जान सकता हूँ। हालांकि ये तरीका काफ़ी ज़्यादा सॉफ्ट और चापलूसी वाला लहजा था, इसीलिए वो कहता है कि ओल्ड, मेरा मानना है कि इस कॉन्टिनेंट में काफ़ी बड़े बड़े सेक्ट हैं जिनमें काफ़ी पावरफुल डिसाइबल भी हैं, लेकिन आप इतनी कम उम्र में इतने बीस्ट लेवल पर पहुंच चुके हैं। मैं वास्तव में थोड़ा सा एक्साइटेड हूं कि आप किस क्लेन से हैं, इसीलिए मुझे आशा है कि आप अपना नाम मुझे ज़रूर बताएंगे और अगर आपको मेरी किसी बात का बुरा लगा तो आप मुझे माफ़ कर सकते हैं। उसकी बात पे जियान स्माइल करते हुए उन्हें धन्यवाद का जवाब देता है और उनके सवाल को सुनकर कहता है, ओल्ड ब्रदर थोड़े से मजाकिया हैं, मेरा नाम जियोयान है और मैं अभी अभी इस जगह पर आया हूँ। मैंने यहाँ पे एनर्जी का कुछ फ्लैक्चुएशन फील किया था, इसीलिए मैं इस जगह पर क्यूरियस होकर आ गया था। मैंने देखा ये आदमी ना कि इंसान है और ना ही भूत, बड़े भाई आपको मारना चाहता था, इसीलिए मैंने इस पर अटैक कर दिया। युआन किंग ये सुनकर थोड़ा सा एक्साइटेड होता है, लेकिन ये उसके लिए पहले ही अच्छा था कि जियोयान ने उसकी ऐसी हालत पे ये फ़ायदा नहीं उठाया, ना ही उसके साथ मारपीट की। बस दोनों एक दूसरे की थोड़ी बहुत चापलूसी और तारीफ कर रहे थे। हालांकि जियोयान ने जब युआन किंग को अपना नाम बताया तो ये नाम ओल्ड डेमन फ्लेम घोस्ट ने भी सुना था, जो कि चट्टानों से बाहर आया था। ओल्ड फ्लेम घोस्ट की आंखें तुरंत ही लाल हो जाती हैं और वो जियोयान को काफ़ी ज़्यादा चौंकते हुए देख रहा था। साथ ही साथ वो काफ़ी ज़्यादा हाँफ भी रहा था। ओल्ड फ्लेम घोस्ट तेजी से चिल्लाते हुए कहता है कि तुमने कहा कि तुम जियोयान हो, है ना? तुम अंत में यहाँ आ ही गए, तुमने सच में मुझे बहुत देर तक इंतजार कराया। तभी जियोयान कहता है कि मेरा इंतजार? मुझे नहीं लगता कि तुम्हारा मेरा कोई लेना देना है। इसकी बात को सुनकर जियोयान भी काफ़ी ज़्यादा चौंक गया था कि आखिरकार ये कहना क्या चाहता है। हालांकि उसकी बात को सुनकर जियोयान को थोड़ा सा डेंजर तो फील हो रहा था, साथ ही साथ उसे कुछ हालत तक हुंत्यांडी की भी याद आ रही थी, जो कि अब पूरी तरीके से डिस्ट्रॉय हो चुका था। इसलिए जियोयान को ये सब काफ़ी ज़्यादा अजीब लग रहा था। ओल्ड फ्लेम घोस्ट जियोयान को देखते हुए कहता है, जाओ और मरो, और इसके बाद एक पावरफुल पंच जियोयान की तरफ शूट कर देता है। ये देखकर जियोयान भी अपना पंच उसकी तरफ बढ़ाता है और जैसे ही दोनों पंच टकराते हैं तो ज़मीन मकड़ी के जाले की तरह टूट जाती है। हालांकि उसके पंच से स्पेस भी क्रैक हो रहा था, लेकिन जियोयान एक एक कदम भी पीछे नहीं हटा, जबकि ओल्ड फ्लेम घोस्ट अपनी बॉडी को कंट्रोल करने से पहले 100 कदम तक पीछे चला गया था। जियोयान से फर्स्ट एक्सचेंज के कारण ही इतनी बुरी तरीके से दबाए जाने के बाद उसे समझ में आ गया था कि वो जियोयान के लिए कोई भी मैच नहीं होगा।
इसीलिए ओल्ड फ्लेम घोस्ट तुरंत ही कुछ सोचता है और इसके बाद काफ़ी ज़्यादा सीरियस होकर तेजी से चिल्लाता है, मिस्टीरियस अंडरवर्ल्ड सोल डिवोरिंग पाम। और उसके इतना कहते ही उसकी सिकुड़ी हुई बॉडी से अचानक से काफ़ी बड़ी शाइनिंग्स निकलने लगती हैं और ब्लैक कलर की फ्लेम के साथ एक फॉर्मेशन को क्रिएट करने लगती हैं जिसमें काफ़ी हैवी एनर्जी भी थी। वो ब्लैक कलर का फॉग जो कि अब तक काफ़ी ज़्यादा कम हो चुका था, ओल्ड डेमन घोस्ट की बॉडी में फिर से तेज़ी से आ जाता है और एक डिफेंस सिस्टम को भी क्रिएट कर देता है एज अ शील्ड। जियोयान उसको फॉर्मेशन क्रिएट करते हुए देखकर काफ़ी ज़्यादा सीरियस हो जाता है क्योंकि उसने फील कर लिया था कि ये जिस डू टेक्निक का यूज कर रहा है वो काफ़ी ज़्यादा पावरफुल होने वाली है। साथ ही साथ दुर्भाग्य से जियोयान और डेमन फ्लेम घोस्ट ज़्यादा दूर नहीं थे, इसीलिए जियोयान को उसके अटैक से बचने का ज़्यादा टाइम नहीं मिलने वाला था। यहाँ ओल्ड फ्लेम घोस्ट जैसे ही देखता है कि उसकी फॉर्मेशन पूरी होने वाली है तो वो काफ़ी ज़्यादा क्रूएल स्माइल देता है और इसके बाद वो स्पीड के साथ जियोयान और युआन किंग की तरफ चार्ज करता है। जुआन ने जैसे ही ओल्ड डेमन घोस्ट को चार्ज करते हुए देखा तो वो तुरंत ही वहां पे युआन किंग की तरफ देखता और इसके बाद अचानक से उसे पकड़कर वहां से गायब होकर 100 फीट दूर ऊपर दिखाई देता है और साथ ही साथ उसके सामने डुइक्वी बैरियर भी आ गया था। युआन किंग जियोयान को देखकर काफी ज्यादा शौक होता है और उसके दिल में काफी ज्यादा सवाल चल रहे थे कि आखिरकार वो ये कहाँ से आया है, ओल्ड फ्लेम घोस्ट उसे कैसे जानता है, उस जगह में इस जगह में क्या अंतर था। और ये सब हमारे भी क्वेश्चन हैं कि आखिरकार ओल्ड फ्लेम घोस्ट जियोयान को जानता कैसे है। यहाँ पे ओल्ड फ्लेम घोस्ट जो कि जियोयान पे अटैक करने के लिए आया था, उसकी अटैक सीधे जियोयान के डुइक्वी बैरियर से टकरा जाती है जिसमें कुछ स्पिरिचुअल पावर भी थी। ओल्ड फ्लेम घोस्ट के इस अटैक के कारण वो डुइक्वी बैरियर काफ़ी ज़्यादा कांपने लगा था। हालांकि थोड़ी देर बाद जियोयान ये देखने के लिए कि आखिरकार बाहर की हालत क्या है, डुइक्वी बैरियर को हटाने ही वाला था कि अचानक ये अटैक टकरा जाता है जिससे जियोयान के सिर में काफी ज्यादा तेज दर्द देने लगता है और उसी के साथ लिटिली जो कि जियोयान की बॉडी के अंदर था वो भी तुरंत बाहर आ जाता है और वो भी अपना सिर पकड़ लेता है। हालांकि जियोयान जो कि डू स्टेज पर पहुंच चुका था अपनी स्पिरिचुअल पावर की और साथ ही साथ वो एक एल्केमिस्ट भी था, इस छोटे से दर्द को वो तुरंत ही दबा लेता है। लेकिन वो जैसे ही वो लिटिली और युआन किंग की तरफ देखता है जिन्हें काफी ज्यादा दर्द हो रहा था और वो चीख भी रहे थे, तो जियोयान तुरंत ही अपनी स्पिरिचुअल पावर का यूज करके उन्हें ठीक कर देता है। जियोयान तुरंत ही लिटिली को अपनी बॉडी में वापस रख लेता है क्योंकि उसे पता था लिटिली एक हेवनली फ्लेम सोल है, अगर किसी को इसके बारे में पता चलता है तो कई सारी प्रॉब्लम्स क्रिएट हो जाएंगी। हालांकि जियोयान जो कि युआन किंग को ठीक कर रहा था उसने फील किया कि अचानक युआन किंग की सोल उसकी बॉडी से बाहर निकल गई है। ये देखकर जियोयान को कुछ भी समझ में नहीं आ रहा था कि आखिरकार ये कैसे हो सकता है, इसीलिए वो युआन किंग से पूछना चाहता था कि आखिरकार ये क्या हुआ है कि तभी उसने देखा कि युआन किंग की रिंग से जेड की बोतल निकल रही है जिसमें एक हलचल हो रही थी और वो धीरे से गायब होकर जियोयान के पास आ जाती है। जियोयान ये देखकर काफी ज्यादा दंग रह जाता है और उसे कुछ भी समझ में नहीं आया था। जियोयान जैसे उस जेट की बोतल को देखता है तो उससे एक आवाज आती है जो कि युआन किंग की होती है, साथ ही जियोयान मुझे आशा है कि आप अस्थायी रूप से मेरी सोल को सेफ रखने के लिए अपनी स्टोरेज रिंग में मुझे रख सकते हैं, बहुत बहुत धन्यवाद। और इसके बाद जियोयान कुछ कह पाता कि अचानक ही उसकी आवाज़ गायब हो गई। ऐसा लग रहा था कि जैसे युआन किंग गहरी नींद में चला गया हो। जियोयान यहाँ पे बहुत कुछ कहना चाहता था लेकिन वो कुछ भी नहीं कर सकता था, इसलिए जियोयान उस जेट की बोतल को अपने पास रख लेता है और इसके बाद खंडहर में एक ब्लैक कलर की फिगर को देखते हुए अपना सिर घुमाता है। वो चट्टानों के टुकड़ों में अभी भी खड़ा हुआ था और उसके मुंह से खून निकल रहा था। उसे देखने से ऐसा लग रहा था कि वो मानो किसी भी क्षण मर सकता है। वो जियोयान के बगल में पड़ी हुई ह्यूमन फिगर को देखता है जो कि युआन किंग था और उसमें कोई भी हलचल नहीं हो रही थी। वो समझ गया था कि इसी साथी के कारण जियोयान बच गया है और इसका अटैक इस पर हो गया था जिसके कारण ये काफी ज्यादा हैवी इंजर्ड हो गया था। हालांकि प्रेजेंट टाइम पे जियोयान बिल्कुल ठीक था लेकिन ओल्ड फ्लेम घोस्ट काफी ज्यादा हैवी तरीके से इंजर्ड हो चुका था और अब वो और फाइट नहीं कर सकता था। जियोयान को जिंदा पकड़ना और इनाम के बदले उसे वापस लाना उसके लिए लगभग इम्पॉसिबल था, इसीलिए वो सिर्फ जियोयान की न्यूज घोस्ट शेल्टर सेक्ट को भेज सकता था और देख सकता था कि वहाँ पे उसे कोई हेल्प मिलती है कि नहीं। इसीलिए वो तुरंत ही वहाँ से भागने के लिए सोचता है जब उसने देखा कि जियान गुयान की बॉडी को चेक कर रहा है कि कहीं उसे चोट तो नहीं लगी है, और इसके बाद वो जियान से फिर मिलने के बारे में सोचता है। तो यहीं पे यह एपिसोड भी मैं एंड करता हूँ। हालांकि यह एपिसोड सच में काफ़ी ज़्यादा आइकॉनिक लेवल का था और अब तक सभी की स्टोरी लाइन क्लियर होने लगी होगी धीरे धीरे। मैं अभी भी काफ़ी ज़्यादा क्यूरियस हूँ ये जानने के लिए कि ओल्ड फ्लेम घोस्ट जियोयान को कैसे जानता है, जियोयान को क्या वो न्यू हेवनली फ्लेम मिलने वाली है, और भी क्या क्या होने वाला है
सब हम एक साथ देखेंगे। मैं भी आप लोग के साथ ही रीड कर रहा हूँ इस नोवेल को, बट मैं ट्राई करूँगा कि एज सून एज मैं इसे कवर कर लूँ तो आप लोग